हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पादप कार्य की में आज हम दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल सही, ये आपने पढ़ा होगा शुरुआत अपने प्रारंभिक कक्षाओं में प्रकाश संश्लेषण के बारे में। बिल्कुल सही। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब आपने पढ़ा होगा कि जब पादप जो हैं, प्लांट जो हैं, वो पादप जब सूरज की ऊर्जा को, बिल्कुल सही, पादप जो हैं वो सूरज की ऊर्जा को भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना भाई। तो जब पादप सूर्य की ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को यूज करके जब वो अपना भोजन उत्पादित करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, है ना बच्चों। ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन अब क्योंकि हमको प्रकाश संश्लेषण नीट के रिस्पेक्ट से पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज बच्चों, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं, ऐसे कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, है ना भाई। कहने के लिए तो हम कहते हैं पादप हैं या पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाते हैं। तो पहली चीज बच्चों, जब हम यहां पर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण दर्शाने वाले जीव की लिस्ट अगर अपन बनाएं कि कौन कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, तो सबसे पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कुल कितने जीव हैं। तो आपने ध्यान होगा बच्चों, आगे जब हम जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना, जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें हम एक आर.एच. विटेकर की वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आर.एच. विटेकर ने जितने भी समस्त जीव हैं, हां, हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी समस्त जीव हैं, उन सभी को आर.एच. विटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया था, है ना भाई। कौन कौन से 5 जगत में वर्गीकृत किया था? बिल्कुल सही, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, है ना भाई। तो हमारे पास जो आर.एच. विटेकर हैं, आर.एच. विटेकर ने समस्त जीवों को, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन समस्त जीवों को कितने जगत में, कितने किंगडम में जगह दी थी? 5 जगत में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सब हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण में जरूर पढ़ेंगे बच्चों। हां, जो जीवाणु वाला जगत है, जीवाणु यानी प्रोकैरियोट्स वाला जगत है, वो मोनेरा होता है। जो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स वाला जगत होता है, वो प्रोटिस्टा होता है। कवक को पूरा अलग जगत दे रखा है, पादप जगत, और अंत में क्या है? जंतु जगत। तो सबसे पहली चीज तो बच्चों हम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें मालूम है, जंतु जगत में कोई भी ऐसा जंतु नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है ना। जंतु जगत में कोई भी ऐसा जंतु हम या कोई भी ऐसा जानवर या जंतु नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाता हो। इसका मतलब कोई जंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाता, है ना भाई। तो कोई भी जंतु तो प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाएगा, बिल्कुल सही। पादप जगत की बात करें तो बिल्कुल सही, सभी प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, है ना भाई। जब हम पादप जगत की बात करते हैं
तो हम क्या कहते हैं, पादप जगत में सभी प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। हाँ, लेकिन इनमें एक अपवाद होता है। ये हम पारिस्थितिकी तंत्र और में पढ़ेंगे। एक अपवाद क्या है भाई, कसकटा या जिसे अमरबेल आप कहते हो। कसकटा एक परजीवी पादप है। हाँ, अमरबेल। तो कसकटा या अमरबेल बच्चों, ये एक परजीवी पादप है। इनमें क्लोरोफिल नष्ट हो चुका है, और यदि इनमें क्लोरोफिल ही नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शा सकता। तो आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, कौन सा ऐसा पादप है, ऐसा कौन सा पादप है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाता, तो आंसर क्या होगा, कसकटा। कसकटा के अतिरिक्त सभी पादप जगत में हरी शैवाल, भूरी शैवाल, लाल शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी, ये सब प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कवक की, तो याद रखना कोई कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाती। कोई भी कवक जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाती। ठीक है, तो कौन सा जगत है जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा, जंतु जगत प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाता, कवक में भी कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं दर्शाएगा। फिर बच्चों प्रोटिस्टा जगत में, हाँ प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे। प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन प्रकाश संश्लेषण दर्शाएगा भाई, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये सब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। मोनेरा जगत में सभी नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, है ना बच्चों। अब हम पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि तो पढ़ेंगे, पादपों में प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नीट में काफी बार प्रश्न आता है प्रकाश संश्लेषण कौन से जीव दर्शाएंगे, कौन से नहीं दर्शाएंगे। तो पहली चीज, पांच जगत में से ऐसे कितने जगत हैं जिनके जीव प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। तो पादप जगत तो है, लेकिन पादप जगत के अतिरिक्त प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत में भी प्रकाश संश्लेषण जीव हैं। केवल पादप ही नहीं है कि वही प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, पादप के अतिरिक्त प्रोटिस्टा जगत में और मोनेरा जगत में भी प्रकाश संश्लेषण जीव देखने को मिलेंगे। पादप में तो सभी प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, लेकिन अपवाद कौन सा हो गया, कसकटा या अमरबेल। प्रोटिस्टा जगत में हम आगे पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे। और मोनेरा जगत में सभी नील हरित शैवाल, हाँ सर शैवाल तो पादपों में होती है, पादपों में हरी, भूरी और लाल शैवाल होती है। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी मोनेरा जगत में पाई जाती है। मोनेरा जगत में स्थान क्यों है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो सभी नील हरित शैवाल जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, और कुछ जीवाणु, हाँ पर्पल सल्फर जीवाणु, ग्रीन सल्फर जीवाणु, कुछ जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, कितने ऐसे जगत हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण देखा जाएगा, 3। इसमें कितने ऐसे जगत हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाएगा, कौन से ऐसे जगत हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाएगा, तो कवक जगत
और जंतु जगत, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं देखा जाता। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हमको यह मालूम चल गया कि प्रकाश संश्लेषण कौन कौन से जीव दर्शाते हैं और कौन से नहीं दर्शाते। हां, आगे हम अंतर भी देखेंगे कि जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण से भिन्न होगा, यह भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हमको यह मालूम चल गया कि कौन कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, कौन कौन से नहीं दर्शाएंगे। अब सबसे पहले तो भाई हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे भाई? पादपों के या पादपों में प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, पादपों में सामान्यतः पादपों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में देखा जाता है और पत्तियों के भीतर तने में भी रूपांतरण से प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, जड़ों में भी रूपांतरण से हो सकता है। लेकिन प्रमुख रूप से मुख्यतः पादपों की पत्तियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण दर्शाती हैं। पादपों की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मीजोफिल कोशिकाएं, है ना भाई। पादपों की पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? मीजोफिल कोशिकाएं। और मीजोफिल कोशिका के भीतर कौन सा कोशिकांग? क्लोरोप्लास्ट। उनमें क्या देखा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, है ना भाई। तो पादपों में पत्तियां हैं, पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं हैं? मीजोफिल कोशिकाएं। मीजोफिल कोशिकाओं के भीतर कौन सा कोशिकांग? क्लोरोप्लास्ट। उनमें क्या देखा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अब पादपों के प्रकाश संश्लेषण की अगर अपन इक्वेशन बनाए बच्चों, CO2 प्लस H2O H म्यू क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यही तो इक्वेशन होती है प्रकाश संश्लेषण की। सबने पढ़ा है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में जो पादप हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग। H म्यू का मतलब है सनलाइट। H म्यू का मतलब क्या है बच्चों? सनलाइट। और इस प्रकाश का अवशोषण करने वाले वर्णक कौन से हैं? क्लोरोफिल। प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? वर्णक करेंगे क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश ऊर्जा और क्लोरोफिल के उपयोग द्वारा जब पादप किसका निर्माण करते हैं? 6 कार्बन शर्करा का, ग्लूकोज का संरचना है ना ये C6H12O6। तो जब पादप भोजन बनाते हैं, भोजन का मतलब 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करते हैं। तो पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाशीय ऊर्जा और क्लोरोफिल का उपयोग करके 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मतलब सौर ऊर्जा हम नहीं कर सकते ये। हम सौर ऊर्जा को यूज करके अपना भोजन नहीं बना सकते। हमें अगर भोजन चाहिए, किसी भी जंतु को भोजन चाहिए, तो हम पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का पादपों में क्या मतलब हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाशीय ऊर्जा और क्लोरोफिल के द्वारा जब 6 कार्बन शर्करा का निर्माण करेंगे, और 6 कार्बन शर्करा के निर्माण के साथ साथ देखो बच्चों, ऑक्सीजन मुक्त होगी। और ये ऑक्सीजन जो वायुमंडल में मुक्त होती है, इसी को तो हम कोशिकीय श्वसन में यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन तो मुक्त हो गई। अब एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों।
ये जल। भाई प्रकाश संश्लेषण में तो जल प्रयुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो प्रयुक्त होता है, तो ये जल निष्कासित कैसे हो रहा है यहां पर? तो ये याद रखेंगे बच्चों, ये वाष्पोत्सर्जन हानि है ना। पादपों में वाष्पोत्सर्जन भी तो होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की हानि है ये जल का अणु। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाशीय ऊर्जा और क्लोरोफिल के द्वारा जब 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब देखो बच्चों, एक एक करके चीज। सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पर प्रकाश संश्लेषण के लक्षण लिखूं, है ना, अपन सबसे पहले यदि यहां पर प्रकाश संश्लेषण के लक्षण लिखें बच्चों, सुनो। तो प्रकाश संश्लेषण में हम चीजें बना रहे हैं या चीजों को तोड़ रहे हैं? इस प्रकाश संश्लेषण, नाम ही क्या है? संश्लेषण। हम तो 6 कार्बन शर्करा का निर्माण कर रहे हैं। हम मतलब पादप जो हैं वो 6 कार्बन शर्करा का निर्माण कर रहे हैं, भोजन निर्मित कर रहे हैं, निर्माण हो रहा है। कोशिकीय श्वसन में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत अपघटन हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? निर्माण। यहां पर क्या हो रहा है? संश्लेषण। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम एनाबॉलिक प्रक्रिया कहते हैं। एनाबॉलिक यानी उपचय, और जब ब्रेक डाउन, टूटते हैं, तो उसे कहते हैं अपचय या ब्रेक डाउन। तो प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण, निर्माण हो रहा है, इसीलिए एनाबॉलिक प्रक्रिया। दूसरा, जब कोई भी चीज आप बनाओगे, कोई भी चीज निर्मित करोगे, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ऊर्जा मुक्त होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पादप यदि 6 कार्बन शर्करा निर्मित कर रहे हैं, 6 कार्बन शर्करा बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, तो ऊर्जा यूज करेंगे। ऊर्जा यूज करेंगे, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यूज कर रहे हैं ना, तो कौन सी प्रक्रिया हो गई? एंडरगोनिक। एंडरगोनिक मतलब ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन में तो ऊर्जा मुक्त हो रही थी, ऊर्जा एटीपी बन रहा था, इसलिए वो एक्सर्गोनिक था। यहां पर ऊर्जा प्रयुक्त होगी, इसलिए कैसी प्रक्रिया है? एंडरगोनिक। और तीसरी चीज भाई रेडॉक्स है। रेडॉक्स प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भाई? रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा। कैसे? इधर देखें भाई, कैसे अभी बताता हूं। यह प्रकाश संश्लेषण है भाई। अब सुनो, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सौर ऊर्जा यानी प्रकाशीय ऊर्जा और क्लोरोफिल के प्रयोग द्वारा 6 कार्बन शर्करा का निर्माण हो रहा है और ऑक्सीजन मुक्त भी हो रही है। तो सबसे पहला सवाल, ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, ये जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है प्रकाश संश्लेषण में, ये ऑक्सीजन कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से? भाई जल में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो प्रकाश संश्लेषण में जब पादप ऑक्सीजन मुक्त करेंगे, है ना, पादप ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करेंगे, तो वो ऑक्सीजन कहां से आती है? जल से। वो ऑक्सीजन कहां से आती है बच्चों? जल से। ये बहुत कॉमन सवाल है नीट का कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पादप जब ऑक्सीजन मुक्त करेंगे तो वो कहां से आएगी? जल से। तो जल का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, जल का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण। इसे क्या कहते हैं अपन? ऑक्सीकरण। हां, इसका एक और नाम है, इसे हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। वो तो अब आगे पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपघटन तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन जल से ही ऑक्सीजन मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल से होती है। तो जल से हाइड्रोजन निकलेगा तभी तो ऑक्सीजन मुक्त होगी। हाइड्रोजन हट रहा है यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, तो जल का तो क्या हुआ? प्रकाशीय अपघटन या ऑक्सीकरण। ये प्रकाशीय अपघटन के बारे में आगे बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ भाई? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, अपचयन यानी रिडक्शन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ही तो 6 कार्बन शर्करा में होगा। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पादप उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके ही 6 कार्बन शर्करा बनाते हैं, है ना। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का पादपों ने क्या किया? अपचयन। और अपचयन से क्या बना दी? 6 कार्बन शर्करा। और जल का क्या किया पादपों ने? जल का किया प्रकाशीय अपघटन यानी ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण से क्या मुक्त हो गई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, 6 कार्बन शर्करा का संश्लेषण में अपचयन भी हो रहा है। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है ना। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, इसीलिए अपन ने इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कही। इसीलिए बच्चों अपन ने इसे क्या कहा? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो अगर पूछ लीजिए बच्चों, अगर पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, तो रिडॉक्स प्रक्रिया है। लेकिन कभी कभार एक अच्छा प्रश्न भी बना सकते हैं कॉन्सेप्ट पर। अगर आपसे पूछें कि प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन शर्करा का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा का निर्माण किसका उदाहरण है? कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा किसका निर्माण किसका उदाहरण है? तो आंसर क्या करना? अपचयन, है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन शर्करा बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो 6 कार्बन शर्करा बन रही है, यह किसका उदाहरण है? अपचयन या रिडक्शन का। ठीक है बच्चों, तो अपन ने तो सिर्फ अभी पहले इंट्रोडक्शन देखा है। इंट्रोडक्शन मतलब अभी तक अपन ने यह देखा कि समस्त जीवों में से कौन कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं, और समस्त जीवों में से जो भी जीव प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगे, उनमें से अपन पादपों में प्रकाश संश्लेषण पहले समझ रहे हैं कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाशीय ऊर्जा, क्लोरोफिल यूज करके पादप 6 कार्बन शर्करा और ऑक्सीजन मुक्त करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो जल से आएगी, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो जल से आएगी, और 6 कार्बन शर्करा का निर्माण होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में अपन ने देख लिया, क्योंकि संश्लेषण हो रहा है इसलिए उपचय या एनाबॉलिक प्रक्रिया है, ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है इसलिए एंडरगोनिक है, और रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब बच्चों देखो, सबसे पहली चीज क्या है? जैसा अपन ने कोशिकीय श्वसन में सबसे पहले एक समरी देखी थी ना कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसी तरह से पादपों में भी हम इस पूरे प्रकाश संश्लेषण की पहले सारांश देख लेते हैं, है क्या। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ना बच्चों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है
वो दो भागों में बटी हुई है। हां, किस में बटी हुई है सुनो। तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे वो हो कहां रही है हमें पता है, वो हो रही है मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में, है ना। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पादपों की, उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें भाई? लाइट रिएक्शंस, या जिसे हम प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, और डार्क रिएक्शंस जिसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, है ना भाई। तो पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण को अपन ने दो भागों में बटा रखा है। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको दो भागों में बांट दिया हमने, प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शंस और अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शंस। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया कहां पर हो रही है तो सुनेंगे, थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली एवं स्ट्रोमल लैमिले पर ठीक है। याद है आपको जब हमने कोशिकीय संरचना पढ़ी थी, कोशिकीय संरचना में क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखी थी, तो क्लोरोप्लास्ट में हाँ सुनेंगे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया पहले तो कहां पर होगी? थाइलेकॉइड की, ग्रेना की या स्ट्रोमल लैमिले की झिल्ली पर। और डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां होगी? स्ट्रोमा पर। ये क्या होते हैं इधर देखेंगे, इधर अगर देखें बच्चों, हां ये मैंने किसकी संरचना बना दी? एक क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, ये किसकी संरचना है भाई? क्लोरोप्लास्ट। याद है कोशिका की संरचना में पढ़ा था, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग। इसमें ऐसे सिक्के जैसे, हाँ एक के ऊपर एक, ये ऐसे सिक्के जैसे संरचनाएं। तो ये एक संरचना को तो हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। क्या कहते हैं बच्चों? थाइलेकॉइड। ये एक सिक्का है, इसे क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड का गुच्छा, थाइलेकॉइड का पूरा समूह, उसे क्या कहते हैं? ग्रेना। है ना भाई। एक जो सिक्के रूपी संरचना है या थैले रूपी संरचना है उसे क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड, सिक्के को आप एक के ऊपर एक रख दो, ठीक है, थाइलेकॉइड का समूह क्या कहलाएगा? ग्रेना कहलाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ने वाले, दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमल लैमिले। है ना भाई। जो ग्रेना को, दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? स्ट्रोमल लैमिले। और जो मैट्रिक्स है
क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रोमा। है ना भाई? स्ट्रोमा का मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स। तो इस स्ट्रोमा में क्या होगा भाई? स्ट्रोमा में क्या देखा जाएगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया। है ना भाई? अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर देखी जाएगी? स्ट्रोमा में। और थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली और स्ट्रोमल लैमिले पर क्या देखा जाएगा? प्रकाशीय अभिक्रिया। इन पर क्या देखी जाएगी? प्रकाशीय अभिक्रिया। तो यही तो बता रहा हूं, है ना? क्लोरोप्लास्ट की संरचना है, क्लोरोप्लास्ट पर ये थैले रूपी संरचना, डिस्क रूपी संरचना थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड का गुच्छा या समूह क्या है? ग्रेना। तो थाइलेकॉइड या ग्रेना की झिल्ली और थाइलेकॉइड या ग्रेना को जोड़ने वाले स्ट्रोमल लैमिले, इन पर क्या देखा जाएगा? प्रकाशीय अभिक्रिया। और क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, हाँ, ये जिसे आप स्ट्रोमा कहते हो, उसमें क्या देखी जाएंगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो पादपों के प्रकाश संश्लेषण को अपन ने कितने हिस्सों में डिवाइड किया है बच्चों? पादपों में प्रकाश संश्लेषण को अपन ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रकाशीय अभिक्रिया जो कहां पर होगी? थाइलेकॉइड की झिल्ली और स्ट्रोमल लैमिले पर। और अप्रकाशीय अभिक्रिया जो कहां पर होगी? स्ट्रोमा में। एक ही मतलब है बच्चों, याद रखना। थाइलेकॉइड की झिल्ली हो, ग्रेना की झिल्ली हो, एक ही मतलब है, क्योंकि थाइलेकॉइड के गुच्छों से ही क्या बना है? ग्रेना। तो ग्रेना की झिल्ली या थाइलेकॉइड की झिल्ली एक ही मतलब है। यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया होंगी और स्ट्रोमा में क्या होंगी? अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो अपन ने यह देख लिया बच्चों, कौन सी प्रक्रिया कहां पर हो रही है ना? इसका मतलब पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण है उसको अपन ने 2 भागों में तो बांट ही दिया है। किसमें? प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, है ना? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सुनो, ये डिटेल पूरा चैप्टर यही तो है। पूरे पाठ में, पूरे चैप्टर में हमको डिटेल में प्रकाशीय अभिक्रिया पढ़नी है और डिटेल में अप्रकाशीय अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले हो क्या रहा है? सुनो, प्रकाशीय अभिक्रिया कहां हो रही है अपन ने देख लिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां हो रही है ये भी अपन ने देख लिया। अब सवाल है प्रकाशीय अभिक्रिया में होगा क्या और अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होगा। सुनो, नाम ही इसका क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब इसमें प्रकाश का योगदान होगा, है ना? प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रमुख योगदान, सबसे पहला योगदान तो प्रकाश का होगा। अब जो सौर्य ऊर्जा है या प्रकाश है, यह प्रकाश का अवशोषण, जब यह प्रकाश पादपों पर पड़ेगा तो पादपों में ऐसी क्या चीज है जो उस प्रकाश का अवशोषण करेगी? वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी क्लोरोफिल, है ना भाई? पादपों में ऐसा क्या है कि वो प्रकाश का अवशोषण करके उस प्रकाशीय ऊर्जा से भोजन बना सकता है। तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, प्रकाश का अवशोषण करने के लिए उनके पास क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में पहला पद क्या हुआ भाई? पहला पद हुआ क्लोरोफिल, जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश अवशोषण एवं उत्तेजन। हाँ, ऊर्जा मिलेगी तो आप उत्तेजित हो जाते हो। आपके पास भी ज्यादा ऊर्जा आ जाए तो आप पलंग पे कूदने लग जाते हो ना। हाँ, तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करेंगे।
क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेंगे और उत्तेजित अवस्था में जाएंगे। क्या मतलब है सर उत्तेजन? ये सब आगे आएगा, डिटेल में सब पढ़ेंगे अपन। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में पहली चीज तो क्या हुई बच्चों? पहली चीज हुई कि क्लोरोफिल अणु जो हैं उन्होंने प्रकाश का अवशोषण किया और उत्तेजित अवस्था में गए। फिर क्या हुआ? प्रकाश, हां, जल जो है, प्रकाश जो है वो दो काम कर रहा है। एक तो प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल ने कर दिया, तो क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण कर रहा है। दूसरा, ये जो प्रकाश है ना, ये प्रकाश जल का भी अपघटन करता है, जल को तोड़ेगा, क्योंकि जल का अपघटन होगा तभी तो ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो दूसरा पद में क्या होगा बच्चों? जल का प्रकाशीय अपघटन, जिसे फोटोलाइसिस कहते हैं। जल का प्रकाशीय अपघटन एवं ऑक्सीजन मुक्त होगा। यही तो है, जल का अणु जब ऑक्सीजन मुक्त करेगा। अब ये सब पढ़ेंगे बच्चों। सर जल की आवश्यकता क्यों है, जल की जरूरत क्यों है प्रकाश संश्लेषण में, सब बताऊंगा। जल का प्रकाशीय अपघटन तो हुआ, जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त हुआ, सही, लेकिन जल की जरूरत क्यों है सर? प्रकाश की तो जरूरत हम समझ लेंगे कि प्रकाश जो है, क्लोरोफिल अणु प्रकाश का अवशोषण करेंगे और वो प्रकाश की ऊर्जा चाहिए 6 कार्बन बनाने के लिए। लेकिन जल का क्या योगदान है आप पढ़ेंगे आगे। जल से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हां, जल का जब प्रकाशीय अपघटन होगा ना, ये देखो, जल के प्रकाशीय अपघटन से ऑक्सीजन तो मुक्त होगी, तो जल का ऑक्सीकरण होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। हां, और इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं, ऑक्सीकरण जब होता है तो एटीपी बनता है। पढ़ा था ना कोशिकीय श्वसन में, ईटीसी याद है? ईटीसी में NADH और FADH का ऑक्सीकरण किया था, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाले थे, और उनसे इलेक्ट्रॉन निकाले थे ताकि ATP बना। यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी जब जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आपके पास ATP और NADPH2 का निर्माण होगा। अभी तो भाई हां, यही तो विस्तार में पढ़ना है इस चैप्टर में, लाइट रिएक्शन में यही तो विस्तार पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको पता तो होना चाहिए प्रकाशीय अभिक्रिया में करेंगे क्या, है ना? तो प्रकाशीय अभिक्रिया में 3 पद ध्यान रखने हैं। क्या क्या होगा प्रकाशीय अभिक्रिया में? प्रकाशीय अभिक्रिया में सबसे पहले तो क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगी। क्लोरोफिल जब प्रकाश का अवशोषण करेंगे तो उत्तेजित अवस्था में जाएंगे। उसके बाद प्रकाश जल का अपघटन करेगी, यानी जल का प्रकाशीय अपघटन होगा तो ऑक्सीजन मुक्त होगा और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो हम देखेंगे ATP और NADPH का निर्माण होगा। हां सर, कैसे अपघटन होगा, कैसे ATP बनेगा, यह सब विस्तार में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए प्रकाशीय अभिक्रिया में ये 3 प्रमुख चीजें होंगी भाई। क्या क्या? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करेगा, उत्तेजित अवस्था में जाएगा। जल का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन होगा, उससे ऑक्सीजन मुक्त होगा, और ATP और NADPH2 का संश्लेषण होगा। तो ये चीज तो प्रकाशीय अभिक्रिया में है। अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब डार्क रिएक्शन, कहते तो इसको डार्क रिएक्शन है, लेकिन डार्क रिएक्शन कहना गलत है। अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि अंधेरे में होते हैं, है ना? इंग्लिश में से कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का यह मतलब नहीं है कि वो अंधेरे में हो रहे हैं, नहीं, यह मतलब नहीं है। इनका मतलब यह है बच्चों, अप्रकाशीय अभिक्रिया, कि ये प्रकाशीय अभिक्रिया पर निर्भर हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है ना, वो किस पे निर्भर है? हम देखेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर है।
अब प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादक क्या हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया में अपन ने ये एटीपी बनाया ना, एटीपी और NADPH बनाया। तो ये एटीपी और NADPH अप्रकाशीय अभिक्रिया में इस्तेमाल होंगे। किस लिए होंगे इस्तेमाल? अरे भाई, हमको 6 कार्बन शर्करा भोजन बनाना है, भोजन बनाना है, 6 कार्बन शर्करा बनानी है पादप को। 6 कार्बन शर्करा कब बनेगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होगा, 6 कार्बन शर्करा बनेगी, अप्रकाशीय अभिक्रिया। और इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एटीपी और NADPH। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होगा भाई? अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब पहले तो यह प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर है। प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर है। प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादक कौन है भाई? प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादक कौन है? एटीपी, NADPH। तो इसमें क्या होगा? एटीपी व NADPH2 के उपयोग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का 6 कार्बन शर्करा में अपचयन है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को किस में अपचयित करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित किस में होगा? अप्रकाशीय अभिक्रिया में। और इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी और NADPH। वो एटीपी NADPH कहां बने? प्रकाशीय अभिक्रिया में बने। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में जो एटीपी और NADPH बना, उसके उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का 6 कार्बन शर्करा में अपचयन हुआ। इसीलिए बच्चों, क्योंकि संश्लेषण तो यहां पर हो रहा है, इसको हम जैव संश्लेषी प्रक्रिया कह सकते हैं, कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया कह सकते हैं, या कार्बन स्वांगीकरण प्रक्रिया कह सकते हैं। है ना बच्चों? तो एटीपी और NADPH2 के उपयोग द्वारा अपन ने अप्रकाशीय अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का 6 कार्बन शर्करा में अपचयन कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को जैव संश्लेषी प्रक्रिया, क्योंकि जैव संश्लेषी क्यों? क्योंकि 6 कार्बन शर्करा बन रहा है। कार्बन स्थिरीकरण या स्वांगीकरण क्यों? क्योंकि कार्बन को हम 6 कार्बन शर्करा में स्थिर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना बच्चों, पादपों में प्रकाश संश्लेषण, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक प्रकाशीय अभिक्रिया जिसका विस्तार हम देखेंगे, और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया जिसका विस्तार हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में हो क्या रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण को बच्चों अपन ने 2 हिस्सों में बांट दिया, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया। सबसे पहले प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब प्रकाश का योगदान। तो प्रकाश के 2 योगदान हैं। एक तो क्लोरोफिल अणु प्रकाश का अवशोषण कर रही है और उत्तेजित अवस्था में जा रही है, क्लोरोफिल। दूसरा, प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है और ऑक्सीजन मुक्त होता है। और जब जल का प्रकाशीय अपघटन और ऑक्सीजन मुक्त होगा तो जल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो एटीपी और NADPH का निर्माण करेंगे। तो 3 प्रमुख चीजें प्रकाशीय अभिक्रिया में हो रही है। अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब यह नहीं है कि वो अंधेरे में हो रही है। अप्रकाशीय का मतलब सिर्फ इतना है कि वो प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादकों पर निर्भर है। वो वेट कर रही हैं एटीपी और NADPH। जैसे ही प्रकाशीय अभिक्रिया ने एटीपी और NADPH बनाया, वो एटीपी और NADPH का उपयोग अप्रकाशीय अभिक्रिया में होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन शर्करा में अपचयित हो जाएगी। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा बच्चों? 6 कार्बन शर्करा में अपचयन।
है ना। तो इधर देखें वापस, ये जो इक्वेशन थी प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन, ये जो हम 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अब नीट के लिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा और विस्तारित किया। अपन ने देखा इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया में बटी हुई है। प्रकाशीय अभिक्रिया में सौर ऊर्जा क्लोरोफिल ने अवशोषित की, सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल ने अवशोषित किया और उत्तेजित अवस्था में गया, पहला। दूसरा, जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ, प्रकाश के कारण जल अपघटित हुआ और उससे ऑक्सीजन मुक्त हुआ। इसके साथ साथ इससे इलेक्ट्रॉन भी निकले, वो इलेक्ट्रॉन निकले, उसने एटीपी और NADPH2 बनाया। ये तो प्रकाशीय अभिक्रिया में हुआ। फिर ये जो एटीपी और NADPH बने प्रकाशीय अभिक्रिया में, इनका इस्तेमाल अप्रकाशीय अभिक्रिया में हुआ। किसके लिए? इस कार्बन डाइऑक्साइड को 6 कार्बन शर्करा में अपचयित करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन 6 कार्बन शर्करा में होगा और उसके लिए आवश्यक जो एटीपी और NADPH हैं, वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा कौन? प्रकाशीय अभिक्रिया। और यूज कहां होंगे? अप्रकाशीय अभिक्रिया में। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने सिर्फ एक भूमिका बांधी है कि अपन प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ने वाले हैं। अब विस्तार में एक एक कारक की बात करते हैं बच्चों और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रकाश की, है ना भाई। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रकाश की। अब पहली चीज बच्चों, जो प्रकाश या सौर ऊर्जा है ना, सनलाइट जो आ रही है, उसमें से पादपों के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए काम की विकिरण कौन सी है? तो प्रकाश में आपको पता होना चाहिए कौन सी वेवलेंथ, कौन सी विकिरण भाई। 400 से 700 नैनोमीटर कह दो या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम कह दो। ये बता चुका हूं ना बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 मीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए या पादपों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से प्रकाश की आवश्यकता है? मतलब पादपों में जो क्लोरोफिल का अणु है ना, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो है पादपों में जो प्रकाश का अवशोषण करेगा, तो वो कौन से प्रकाश के विकिरण का अवशोषण करता है? इस 400 से 700 नैनोमीटर। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के या किस प्रकाश में देखा जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य देखा जाता है। इसे ही हम पार कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, है ना। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। ठीक है भाई, तो पहली चीज तो प्रकाश की अपन बात करें तो कौन से, किस रेंज से लेकर किस तक? हाँ, वो विबग्योर होता है, बिल्कुल। ये 400 से 700 नैनोमीटर मतलब वही जो हमको बताते हैं विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड प्रकाश तक, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसी रेंज को तो अपन क्या कहते हैं? 400 से 700 नैनोमीटर। इसी के मध्य प्रकाश संश्लेषण होता है और इसीलिए इसको हम पार कहते हैं। इसमें से भी बच्चों सुनो, हाँ, इसमें भी अब एक चीज, इसमें भी आप याद रखना बच्चों, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण
और सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण कौन से प्रकाश में होगा? नीले और लाल प्रकाश में, है ना। यहां पर भी याद रखना भाई आपको, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में बच्चों? नीले व लाल प्रकाश में होगा। क्यों होगा अभी अपन देखेंगे, ये भी कारण बताएंगे भाई। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण सर नीले और लाल प्रकाश में ही क्यों होगा, इसका कारण भी हम देखेंगे बच्चों। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण नीले और लाल प्रकाश में क्यों होगा देखेंगे। लेकिन न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में होता है, यह तो आपको ध्यान ही होगा ना भाई। न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? हरे प्रकाश में। हरे में क्यों? क्योंकि हरा तो बहुत कम अवशोषित होता है, हरा तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में। और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होगा बच्चों? नीले व लाल प्रकाश में होगा। न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में। ठीक है, अब ये नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्यों होगा, इसकी बात भी आगे करेंगे। तो पहली चीज तो हमको मालूम चल गई बच्चों की प्रकाश संश्लेषण किस रेंज पर हो रहा है, 400 से 700 नैनोमीटर, और इसी के मध्य प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इसको अपन ने पार के नाम से डाल दिया। और नीले और लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होगा और हरे में न्यूनतम होगा। अब ये प्रकाश जो है, प्रकाश का अवशोषण करेगा कौन? तो प्रकाश का अवशोषण कौन करता है भाई? प्रकाश संश्लेषी वर्णक, है ना भाई, जिसे अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब पहली चीज पादपों में, हम तो पादपों की बात कर रहे हैं भाई, उच्च पादपों की। पादपों में हमारे पास प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, उच्च पादपों की बात हो रही है भाई। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं, वो कौन कौन से हैं? 4 हैं भाई। 4 कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, सूत्र एक सेकेंड, C55 H72O5 N4 Mg, C55 H70O6 N4 Mg, C40 H56O2 C40 H56। ठीक है बच्चों, ये इनका सूत्र बताया है मैंने। किसका सूत्र बताया है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। अब एक सेकंड बच्चों, यहां पर एक सेकंड, अब देखो बच्चों क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि पादपों में 4 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं।
चार प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। ये चार प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं जो पादपों के अंदर हैं। इसका मतलब अगर मुझे इन चारों प्रकाश संश्लेषी वर्णक को अलग अलग करना है, पृथक करना है, सेपरेट करना है, तो चारों प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों को अलग अलग करने को, पृथक करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे पेपर क्रोमैटोग्राफी कहते हैं, है ना। क्रोमैटोग्राफी हमारे सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन क्रोमैटोग्राफी बच्चों एक पृथक्करण, एक सेपरेशन टेक्निक है। तो पादपों में ये जितने भी आपके पास प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने की तकनीक कौन सी होती है? पेपर क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, अब पेपर क्रोमैटोग्राफी में इन सबका अलग अलग रंग आता है भाई। हां, अलग अलग रंग कैसा आता है? ये होता है क्लोरोफिल ए जो है ना बच्चों, वो ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, गहरा हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी जो है, क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन होता है। ये दिखने का वो कैसा होगा बच्चों? येलो ग्रीन, हल्का हरा होगा। ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो येलो होगा। ज़ैंथोफिल का रंग क्या होता है? येलो। और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड कैसे याद रखोगे? गाजर से याद रखना, येलो ऑरेंज। ठीक है भाई, तो ये कलर हैं जो इनके आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक जितने भी हैं ना बच्चों, इनके आपको रंग याद रखने हैं, क्योंकि ये रंग एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो क्लोरोफिल ए गहरा हरा रंग का होता है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी हल्का हरा होता है, इसलिए येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल्स पीले रंग के होंगे। और कैरोट, कैरेट मतलब गाजर से याद रखना, तो गाजर येलो ऑरेंज कलर है। और ये जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है ना बच्चों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक जल में घुलनशील नहीं होते। ये सभी प्रकाश संश्लेषी वर्णक किस में घुलनशील होते हैं? वसा में। ये सभी के सभी चारों प्रकाश संश्लेषी वर्णक किस में घुलनशील होंगे भाई? वसा में घुलनशील होते हैं। अब इन प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का सूत्र मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कुछ लक्षण जो हैं वो क्लोरोफिल की संरचना में आपको ध्यान में रखने हैं। तो क्लोरोफिल की संरचना में क्या चीजें याद रखनी है, पहले वो बता रहा हूं। फिर अपन बात करेंगे कि ये सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते कहां पर हैं और काम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ी संरचना इनकी समझते हैं, फिर अपन देखेंगे कि ये पादप मतलब ये क्लोरोप्लास्ट में कहां पर मिलेंगे और क्या काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सुनो, सबसे पहले तो क्या बात करेंगे? क्लोरोफिल की। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में हमको ये तो मालूम चल गया बच्चों कि ये वसा में घुलनशील वर्णक है। है ना। तो वसा में घुलनशील वर्णक कौन सा हो गया अपने पास बच्चों? क्लोरोफिल हो गया। पहली चीज तो ये मालूम चल गई। अब दूसरी चीज क्या है क्लोरोफिल में? सुनो, क्लोरोफिल का जैव संश्लेषण, हां, निर्माण कैसे होगा? तो क्लोरोफिल का जो जैव संश्लेषण है ना बच्चों, उसके लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और एक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन चाहिए, है ना भाई। तो क्लोरोफिल, पादपों में क्लोरोफिल का संश्लेषण होता कैसे है? तो पादपों में क्लोरोफिल का जैव संश्लेषण कैसे होगा भाई? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन से। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और ग्लाइसिन मिलकर बनाते हैं प्रोटोक्लोरोफिल, या जिसे आप कह सकते हो क्लोरोफाइलिड। और ये आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? क्लोरोफिल का।
ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने देखा ये क्लोरोफिल का निर्माण पादपों में होता कैसे है। पादपों में क्लोरोफिल का जैव संश्लेषण कैसे होगा? जैव संश्लेषण सक्सिडाइल कोएंजाइम है और ग्लाइसिन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? प्रोटोक्लोरोफिल या क्लोरोफाइलिड, जो आगे चलकर किसका निर्माण करेगा? क्लोरोफिल का। पहली चीज। फिर दूसरी चीज, क्लोरोफिल की संरचना की बात करें बच्चों। ठीक है, किसकी बात की जाए अब? क्लोरोफिल की संरचना की। तो क्लोरोफिल की संरचना में बच्चों आपको याद रखना है दो। एक तो क्लोरोफिल की संरचना में आपको एक पोरफायरिन वलय मिलेगा और एक कार्बन की लंबी श्रृंखला, फाइटोल कार्बन श्रृंखला, है ना भाई। क्लोरोफिल की संरचना की बात करें तो क्लोरोफिल की संरचना में एक तो वलय होगी और एक चेन होगी। वलय को क्या कहेंगे बच्चों? पोरफायरिन वलय। और एक फाइटोल की कार्बन श्रृंखला होगी। इस पोरफायरिन वलय में 4 छोटी पायरोल वलय होगी जिसके केंद्र में मैग्नीशियम होगा। हाँ, याद है हीमोग्लोबिन में भी अपन ने पोरफायरिन वलय देखी थी। हीमोग्लोबिन में तो हीम था, उसके केंद्र में आयरन था, और क्लोरोफिल के केंद्र में क्या है? मैग्नीशियम। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है? सुन लो, आपको ध्यान में रखना है क्लोरोफिल की संरचना में एक पोरफायरिन वलय है, पोरफायरिन वलय के साथ एक फाइटोल कार्बन श्रृंखला है। जो पोरफायरिन वलय है उस पोरफायरिन वलय के अंदर 4 छोटी छोटी पायरोल वलय है और केंद्र में मैग्नीशियम है। तो केंद्र में मैग्नीशियम, 4 पायरोल वलय, इनसे मिलकर बनती है पोरफायरिन वलय और एक बड़ी फाइटोल कार्बन श्रृंखला मौजूद है। ठीक, अब फिर ये जो क्लोरोफिल में भी पादपों में भाई क्लोरोफिल के 2 प्रकार हैं। हाँ, एक तो क्लोरोफिल ए और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल बी। तो दोनों की संरचना में क्या अंतर है ये भी ध्यान रखना है। पादपों की बात करें तो पादपों में कितने क्लोरोफिल है बच्चों? 2 प्रकार के क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। तो दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में एक छोटा सा फर्क है। इसमें जो सेकंड पायरोल का तीसरा कार्बन है उस पर एक मिथाइल समूह होता है और क्लोरोफिल बी के सेकंड पायरोल का तीसरा कार्बन जो है उसमें एल्डिहाइड समूह है, CHO। छोटा सा फर्क है भाई हर क्लोरोफिल में। देखो बच्चों, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी ये सब होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे पादप जगत में कि सी किस में मिलेगा, क्लोरोफिल सी किस में मिलेगा, क्लोरोफिल डी किस में मिलेगा, सब में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी पादपों की बात हो रही है, उच्च पादपों की। तो उच्च पादपों में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में एक छोटा सा अंतर है। क्लोरोफिल ए में जो सेकंड पायरोल, 4 पायरोल वाले हैं, उसमें सेकंड पायरोल के तीसरे कार्बन पर मिथाइल समूह होगा और क्लोरोफिल बी जो है उसमें दूसरे पायरोल के तीसरे कार्बन पे, दूसरे पायरोल के तीसरे कार्बन पर क्या मिलेगा भाई? एल्डिहाइड समूह। तो आप फर्क समझ सकते हो ना। फर्क देखो, सूत्र भी आ गया। अब क्लोरोफिल ए में मिथाइल समूह था, क्लोरोफिल में मिथाइल समूह है, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड समूह है। तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, यहां पर 72, यहां पर 70 और यहां पर एक ऑक्सीजन बढ़ गया, O6। मैग्नीशियम दोनों के केंद्र में होगा, पायरोल वलय में नाइट्रोजन होता है इसलिए N4,
है ना भाई। तो ये छोटा सा अंतर आपको किसमें ध्यान में रखना है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। तो देखो बच्चों, अपन ने किसकी बात की, अपन ने किसकी बात की है, अपन प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। प्रकाश संश्लेषी वर्णक उच्च पादपों में 4 प्रकार के हैं। हमारे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक 4 प्रकार के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। सब वसा में घुलनशील हैं और सभी को अपन पृथक अलग अलग कर सकते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी के कारण। फिर अपन ने किसकी बात की भाई, अपन ने क्लोरोफिल की संरचना समझी। सबसे पहले अपन ने देखा क्लोरोफिल पादपों में बनता कैसे है, और क्लोरोफिल की संरचना में एक पोरफायरिन वलय होगा, फाइटोल कार्बन श्रृंखला होगी। तो बच्चों अपन ने क्लोरोफिल की संरचना समझी है। अब ये जो वर्णक मैंने बनाए हैं, कौन सा, कौन कौन से अपन ने बनाए हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, है ना। यही तो बनाए हैं अपन ने क्लोरोफिल और ये सब। इसमें अब एक नई चीज, यही 4 वर्णक हैं, इसमें क्लोरोफिल ए प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक एवं सार्वत्रिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। और ये तीनों सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। ठीक है, तो ये जो उच्च पादपों की बात हो रही है ना बच्चों, उच्च पादपों में जो अपन ने ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इसमें मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन सा है, क्लोरोफिल ए। प्रमुख या मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए है, और बाकी ये क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स ये सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं। अब क्या मतलब सर, ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये सहायक है, ये कैसे और क्यों? तो इसका जवाब तो बच्चों अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अभी तक तो अपन ने क्लोरोफिल का काम समझा ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां मिलते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज प्रकाश संश्लेषी वर्णक में अपन ने सिर्फ 2 चीजें देखी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो हैं उनमें से क्लोरोफिल का जैव संश्लेषण कैसे होता है और क्लोरोफिल की संरचना कैसी होती है। पोरफायरिन वलय होता है और एक फाइटोल कार्बन श्रृंखला होती है। अब ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पर होंगे, क्या काम करेंगे, ये प्रमुख प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्यों है, ये सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्यों है, क्या काम है, ये बच्चों सब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का स्थल और उनका कार्य समझेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।